दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज मैं फिर से हाजिर हूँ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर 20+। आप सभी को पता है डेली शाम को चैनल पर वीडियो अपलोड होती है साइंस की, जिसमें 20 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन उस वीडियो में होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, क्योंकि इस बार जो भी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मैंने उसमें बता भी रखा है, मेंशन कर रखा है हर क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम में आया है। अब आगे जितनी भी वीडियो होंगी सब में इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेके चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। तो विटामिन डी को जो है वो हार्मोन कहा जाता है और इसे प्रो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रो हार्मोन इसका कोई खास वर्क नहीं होता, ये हमारे ब्लड में साथ में घूमता रहता है। और ठीक है, और इसके साथ एक चैनल पर वीडियो है विटामिन की, आप जाके देख सकते हैं। उस पर सब बताया गया है कि कितने विटामिन होते हैं, कौन फैट में सॉल्युबल होते हैं, कौन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब उसमें बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं। अगला है, देखिए ये आया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री जीएस में पूछा गया है। अगला यहाँ पर देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए आरएएस आरटीएस जीएस में पूछा गया है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये विटामिन डी मिलता है। सुबह के समय कहते हैं, अगर सुबह के समय में आप सनलाइट में सुबह की जो रोशनी होती है सूरज की, अगर उसमें बैठते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी बनता है। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी बना लेती है। इसके बाद यहाँ पर है कि विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है, ये पूछा गया है। तो रिकेट्स भी होता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप रिकेट्स पे लगाएंगे, और अगर रिकेट्स नहीं दिया तो ऑस्टियोपोरोसिस पे लगा दीजिएगा। ये दोनों ही रोग जो हैं विटामिन डी की कमी से होते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस जो है महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। इससे क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और घुटनों में दर्द होने लगता है और चलने में बहुत दिक्कत होने लगती है। ये क्वेश्चन भी देखिए यूपी पीसीएस प्री जीएस में आया हुआ है। अगला है विटामिन डी के सृजन में निम्न में कौन पाया जाता है? तो विटामिन डी के सृजन में जो है निम्नलिखित में कैल्सीफेरॉल, इसका नाम भी है विटामिन डी का। ठीक है, तो क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी है। फॉलिक एसिड जो है वो विटामिन बी है। अब विटामिन ए बताइए। अब मैंने बता ही दिया, रेटिनॉल विटामिन ए है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन पूछने वाली थी मैं आपसे कमेंट्स में। ये बीपीएससी में पूछा गया है, देखिए बीपीएससी प्री जीएस में। अगला है पपीते में मुख्यतः पूछा है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, पपीते में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी तीनों ही पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जब लिख के आ गया है तो मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, हमारा शरीर नहीं बना सकता कोई चीज़? तो वो है विटामिन्स। विटामिन हमारा शरीर नहीं बना सकता, तो इसमें विटामिन ए, विटामिन डी तो बना लेता है, लेकिन विटामिन ए यहाँ देखिए मेंशन कर रखा है बाकायदा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर विटामिन जो है इसका आंसर विटामिन ए है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दी, जबकि प्रोटीन हमारी बॉडी में ही बनते हैं, एंजाइम भी और हार्मोन भी, लेकिन विटामिन जो हैं बेसिकली विटामिन नहीं बनते, विटामिन डी बन जाता है। अगला है यहाँ पर, वो भी सूर्य की रोशनी, सूर्य में हम बैठते हैं तब। जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान का अध्ययन जंतु विज्ञान का मतलब क्या है कि हम जानवरों का अध्ययन करें। किसका? चाहे वो जीवित हों चाहे वो मृत हों, मर गए हों चाहे वो जीवित हों, चाहे अवशेष रह गए हों उनके, तो वो हम जानवरों का अगर अध्ययन दोनों का कर रहे हैं तो वो जंतु विज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो इसका सी उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर पता फंसाने वाला क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में आया हुआ है। इसमें क्या बच्चे लिख देंगे केवल जीवित जानवरों का, लेकिन जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जीवित और मृत, ऐसी वनस्पति विज्ञान में जीवित और मृत दोनों वनस्पति की अध्ययन करेंगे। शुष्क जलवायु, शुष्क से समझ जाइए हम मरुस्थल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ड्राइनेस रहती है, के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो उन्हें मरुद्भिद कहते हैं, है ना, मरुद्भिद कहते हैं। और इसको इंग्लिश में बताइएगा क्या कहते हैं। ये यूपीएससी आईएएस आईपीएस जो बनते हैं उसमें आया हुआ है ये। ठीक है, तो मरुद्भिद की इंग्लिश बताइएगा। इसके बाद है विटीकल्चर। विटीकल्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बड़ा जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इसका एक ऑप्शन है कि संतरे का उत्पादन के, या अंगूर के, या सेब के। तो विटीकल्चर जो है अंगूर के उत्पादन को कहते हैं, विटीकल्चर इसका नाम है। ठीक है, ये भी यूपीएससी सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था, ये देखिए।
इसके बाद है विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स, अभियंत्री यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो रही है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मानव प्रजाति में जो ह्यूमंस हैं या जो मानव हैं उनकी प्रजाति में सुधार किया जा रहा है, यानी कि उनकी ब्रीडिंग इस तरह से करी जाए, उनसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो बच्चा हो या जो भी पैदा हो या जो जानवर है उसमें हम कुछ नया पैदा करें, उसमें कुछ ऐसा उनके जीन्स में कुछ चेंज करके जिससे कि कुछ नए तरीके का कुछ डेवलप्ड चीज़ हमें मिले, अच्छी एडवांस चीज़ मिले, तो उसमें वो किसके अंतर्गत की जाती है, तो उसे कहते हैं यूजेनिक्स। क्या कहते हैं? यूजेनिक्स। याद रखिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है जीन्स में इंजीनियरिंग करना, हमारे जो बॉडी में जीन्स हैं उनमें हेर फेर करके कुछ ना कुछ बदलाव करके कुछ एडवांस जो आने वाला बेबी है उसमें कुछ एडवांस लाना है ना। ठीक है, ये है। अगला ये भी देखिए, उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन, जब इंसेक्ट का हम कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं हम कीटों का अध्ययन, जितने भी कीड़े मकोड़े इनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत। ये एक सब्जेक्ट भी होता है, जो बच्चे एमएससी वगैरह करते हैं उनने इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये पढ़ा भी होगा। अगला ये देखिए, आरएएस आरटीएस प्री में ये पूछा गया है। फिर हर्पेटोलॉजी क्या है? हर्पेटोलॉजी तो ये देखिए HER ये है। ठीक है, ये स्पेलिंग है। हर्पेटोलॉजी जो है इसमें सरीसृप और उभयचर, ठीक है, सरीसृप और जो रेप्टाइल्स होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल सरीसृप को कहते हैं और एम्फीबियन कहते हैं उभयचर को, यानी कि मेढक जो होता है। ठीक है, और सरीसृप रेप्टाइल किसे कहते हैं? छिपकली वगैरह जो होती हैं, मैं यहाँ बताती चल रही हूँ। इनके दोनों का जो अध्ययन किया जाता है वो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यूपीएससी CDS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट भी है। तो गंगा की जो डॉल्फिन है वो जलीय प्राणी है भारत का। ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, इनकी मच्छर पैदा नहीं होते? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IAS में पूछा गया और भी जगह पूछा गया है। ये है गैम्बूसिया फिश होती है एक, अगर उसे आप छोड़ देंगे तो मच्छर पैदा नहीं होंगे तालाबों में, क्योंकि वो मच्छरों के अंडे वगैरह खा लेती होगी, तो इससे मच्छरों की जो है पैदावार नहीं होती होगी, हम लोगों के लिए हार्मफुल फिर मच्छर नहीं रहते हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो ये देखिए, हिंदी में लिखा है वातक तंत्र। अगर हिंदी में पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा कि कीड़े मकोड़े कैसे सांस लेते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से इसका ट्रैकियल सिस्टम, जो ट्रैकिया होता है उस सिस्टम के थ्रू ये लोग श्वसन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद अगला है, ये यूपी PCS प्री में पूछा गया है। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा अगर तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ़ पिघल जाएगी, यानी कि ये पूरा बीकर भरा है और उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो तैर रहा है और पूरा बर्फ़ जो है पिघल गया, तो क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा? तो उस पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि पानी जो बर्फ़ यहाँ पर है जितनी सतह उतनी रहेगी, क्योंकि बर्फ़ ने अपनी जगह घेर ली, पानी भी उतनी घेर लेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ओवरफ्लो होकर गिर जाए पानी, ऐसा नहीं होगा। पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। जब ये लिखा है पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड और से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, 0 से 4 डिग्री तक, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके आयतन में क्या होता है? तो उसका आयतन जो है घट जाता है। ठीक है, पानी का जब हम उसे 0 से 4 डिग्री उसमें गर्म करेंगे तब उसका आयतन नापना, तो आयतन उसका घट जाएगा। इसके बाद जो है 0 से 4 के बीच की बात है केवल, कहीं आप हमेशा के लिए यही कह दें। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो बैठे हुए यात्री का सिर आगे क्यों झुक जाता है? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, 8th 9th में ये क्वेश्चन रहते हैं। तो ये गति के जड़त्व के नियम के कारण होता है। क्या होता है कि जो व्यक्ति बैठा है उसे इस समय फील हो रहा है कि मैं बैठा हूँ, मैं चल नहीं रहा हूँ, स्थिर अवस्था में। गाड़ी चल पड़ी, गाड़ी जब चली, गाड़ी गतिज अवस्था में आ गई, तो वो आप उसी समय स्थिर अवस्था में हैं, आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो आपको इसलिए आगे की तरफ क्या होता है? झुकाव होता है। ये गति का जड़त्व नियम है। अगला है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में हम रख दें तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आर्द्रता कम होती है फ्रिज के अंदर, और जो अतिरिक्त नमी है बिस्कुटों की वो खींच लेती है। तो A है यहाँ तक, ठीक है, उसकी नमी को वो खींच लेती है, जिससे कि बिस्कुट क्या हो जाते हैं? कड़क हो जाते हैं। तो इसीलिए जैसे आप फ्रिज में कोई भी चीज़ रखिए,
फ्रिज के अंदर कोई भी चीज़ आप रखेंगे तो जैसे आपने अगर सब्जी भी खुली रख दी या आटा रख दिया, आप देखिए उसकी ऊपर की परत आटा मला हुआ रख दी, ऊपर की परत कड़क हो जाती है। कोई आप कच्ची सब्जी रख दीजिए तो भी ऊपर की जो लेयर है उसकी हार्ड हो जाती। क्यों? क्योंकि वो उसका मॉइस्चर खींच लेती है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल दर्पण ही अवतल लेंस होगा। जैसे अवतल लेंस काम करता है, उस चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, तो वैसे ही वो बुलबुला भले ही गोल इस तरह का है, लेकिन जब उससे आप चीज़ें देखेंगी तो वहाँ पर आपको छोटी दिखाई देंगी। तो पानी का जो बुलबुला है उसी तरह काम करता है जैसे कि अवतल लेंस काम करता है। ये 20 क्वेश्चन हो गए। 21वां क्वेश्चन एक और है, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फल पकने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये एथिलीन है, एथिलीन हार्मोन है। और ये देखिए यूकेपीएससी आरओ में आया है ये क्वेश्चन। और एथिलीन जो है ये फल के अंदर ही बनता है, ठीक है, फल में ही बनता है। जब फल पकने वाला होता है ना तो उसमें ये हार्मोन बनने लगता है, एथिलीन हार्मोन बनता है और इसी हार्मोन की वजह से फल पकता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये 21 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।